आज की इस वीडियो में देखेंगे जो कि इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय बुक का जो सीरीज चला रहे हैं उसमें से अध्याय एक चल रहा है, जिसमें ऐतिहासिक संप्रदा में पार्ट 2 बन चुका है। आज इस वीडियो में देखेंगे उसका पार्ट 3 देखेंगे। यह अध्याय 1 चल रहा है जिसमें ऐतिहासिक संप्रदा है, जिसमें ये सब देख चुके हैं। यहाँ तक स्रोत देख चुके हैं, ऐतिहासिक संपदा, प्राचीन बिहार देख चुके हैं, ऐतिहासिक युग का आरंभ देख चुके हैं और मगध का साम्राज्य का उत्कर्ष भी देख चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में। तो आज की सीरीज में देखेंगे आज के मौर्य साम्राज्य के बारे में आज के इस वीडियो में देखेंगे। चलिए चलते हैं, आज के स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इस मौर्य साम्राज्य का जो काल था 320 से 185 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका काल था 320 से 298 ईसा पूर्व। और भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है इसे, क्योंकि यूनानी के प्रभुत्व से भारत को मुक्ति दिलाई थी। चंद्रगुप्त ने मगध पर अधिकार किया। अधिकार के पश्चात अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया उसने पश्चिम भारत में और दक्कन में कर्नाटक के उत्तरी भाग तक अपनी सत्ता स्थापित किया और उसके द्वारा विभाजित क्षेत्रों में सौराष्ट्र, मालवा और दक्कन शामिल थे। पश्चिमोत्तर सीमांत में उसने यूनानी सेनानायक सेल्यूकस निकेटर का सामना किया। अतः सेल्यूकस को काबुल, कंधार, हेरात या बलूचिस्तान और मकरान के क्षेत्र चंद्रगुप्त के हवाले करने पड़े थे। उसकी एक पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ हुआ, जो कि 315 ईसा पूर्व में सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पाटलिपुत्र में आया था। उसने अपने अनुभवों को अपने यात्रा वृत्तांत कंडिका में प्रस्तुत किया। इंडिका ये पुस्तक का नाम। चंद्रगुप्त ने मौर्य प्रशासन तंत्र का भी निर्माण किया, जो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुआ। पहली देशव्यापी शासन प्रणाली भी थी। प्रशासन केंद्रीकृत और कठोर था। करों का बाहुल्य था और आम जनता का पंजीकरण अनिवार्य था। प्रशासन का केंद्र बिंदु सम्राट था। सेना सुसंगठित और शक्तिशाली थी और अर्थशास्त्र पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। यहाँ सभी सूचनाएं मुख्यतः कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र पर आधारित है। मेगास्थनीज की इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। नगर प्रशासन की देखरेख करने के लिए 6 समितियों की चर्चा भी इसमें मिलती है। चंद्रगुप्त का शासनकाल 320 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के विकास में एक निर्णायक चरण था। इस प्रशासनिक व्यवस्था को उदार और कल्याणकारी स्वरूप अशोक ने प्रदान किया। उसके अभिलेख भी मौर्य प्रशासन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जिसका काल था 298 से 272 ईसा पूर्व। के समय में मौर्य साम्राज्य का गौरव बना रहा। विदेश संबंध भी विकसित रहे और यूनानी दूत डिमोकस उसके दरबार में रहा। मौर्य वंश का महानतम शासक अशोक
जिसका काल था 272 से 232 ईसा पूर्व। उसने आरंभ में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, परंतु 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार और रक्तपात ने उसे असुर विजय त्याग कर धर्म विजय की नीति अपनाने की प्रेरणा दी। इस उद्देश्य से उसने विदेशों से संबंध बनाए रखा। उसने अपने दूत श्रीलंका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और यूनानियों द्वारा शासित राज्यों में भेजे। इन राज्यों में सीरिया, मिस्र, साइरिन, मैसिडोनिया और एपिरल शामिल थे। इनके मध्य से उसने शांति, सद्भाव और सहअस्तित्व की भावना का प्रचार किया और कल्याणकारी कार्यों में अभिरुचि ली। उसका उद्देश्य इन क्षेत्रों की सैनिक विजय न कर इन पर अपना प्रभाव बनाए रखना था, जो कि नैतिकता, शांति और मानव सेवा के प्रति उसकी उत्सुकता के प्रदर्शन द्वारा संभव था। अशोक ने बुद्ध धर्म का आलिंगन किया। उसने बुद्ध धर्म को बड़े पैमाने पर संरक्षण दिया। उसके द्वारा पाटलिपुत्र में तृतीय बुद्ध संगीति का आयोजन हुआ। उसने बुद्ध धर्म से संबंधित तीर्थों की यात्रा की। बुद्ध धर्म के प्रचार हेतु उसने श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, म्यांमार एवं अन्य देशों में बुद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रतिनिधि मंडल भेजे। इस क्रम में भारतीय संस्कृति का प्रचार भी विदेशों में हुआ। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा। बुद्ध धर्म के प्रभावाधीन अशोक ने जन कल्याण की नीति अपनाई। उसने विभिन्न वर्गों को अधिक अनुदान देने और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए धम्म महामतों की नियुक्ति की। न्याय प्रशासन सुव्यवस्थित रखने के लिए राजूक नामक अधिकारी बहाल किए। पशुवध पर उसने रोक लगाई। धर्म की नीति का प्रतिपादन कर समाज में शांति, सद्भाव और अहिंसा पर बल दिया और व्यक्ति के जीवन में उच्च नैतिक आदर्शों के विकास को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार अशोक ने सर्वप्रथम एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया और समस्त प्रजा के बीच सद्भाव और सदाचार को बढ़ावा दिया। शांति, अहिंसा, मैत्रीपूर्ण विदेश संबंध आदि जैसे सिद्धांतों को अपनी प्रशासनिक नीतियों में अग्रिम स्थान देकर अशोक ने एक महान शासक के रूप में अपनी छवि इतिहास में बनाई। अशोक की आलोचना कुछ इतिहासकारों ने इस आधार पर की है कि उसकी नीति से मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। इनके अनुसार अशोक की शांति प्रिय नीति ने साम्राज्य के सैन्य बल को नष्ट कर दिया, जबकि बुद्ध धर्म के प्रति उसके झुकाव ने ब्राह्मणों को रुष्ट कर दिया। यह दोनों कारण मौर्य साम्राज्य के पतन में सहायक हुए। इस धारणा को अब स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन कुछ अन्य कारणों से प्रभावित था। अशोक के उत्तराधिकारों की अयोग्यता, केंद्र प्रशासन की कमजोरी, प्रांतपंथियों के अत्याचार और इनके विरुद्ध विद्रोह, हिंद यूनानी शासकों के आक्रमण, साम्राज्य की विशालता आदि के कारण साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु के बाद होने लगा। 185 ईसा पूर्व में
अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने राजसत्ता पर अधिकार कर लिया और मौर्य साम्राज्य में कला और विद्या के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। कौटिल्य एक बहुआयामी प्रतिभा वाला विद्वान था, जिसकी रचना अर्थशास्त्र एक कालजयी कृति है। सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य परिणीति की रचना अष्टाध्याय इस काल की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मीमांसा और वेदांत पर टिप्पणियां लिखने वाला उपावर्ष और चिकित्सा शास्त्री चर्क इस काल की अन्य महान विभूतियां थे। इस काल में स्थापत्य कला भी उन्नत अवस्था में थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की सुंदरता का वर्णन किया। पटना के दक्षिणी भाग में कुम्हरार में मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष मिले, जिनमें एकासम गोलाकार स्तंभ अपनी कलात्मक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह शैली ईरानी कला से प्रभावित थी। इसी शैली के ऊंचे और भव्य स्तंभ अशोक द्वारा अपने अभिलेखों के प्रचार हेतु भी बनाए गए। पत्थर को चमकाने की कला इस काल में अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पटना सिटी के दीदारगंज मोहल्ले से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है। राजगिरी की सोन भंडार गुफाएं और गया के समीप बराबर पहाड़ियां की गुफाएं भी मौर्यकालीन स्थापत्य के उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस गुफाओं में बुद्ध भिक्षु विश्राम करते थे। मौर्योत्तम बिहार मौर्य साम्राज्य के पतनोत्तरांत बिहार के इतिहास का एक गौरवपूर्ण युग समाप्त हुआ। पुष्यमित्र शुंग के अधीन केवल मध्य गंगा घाटी और चंबल नदी से संबंधित क्षेत्र रह गए। बैक्ट्रिया के यूनानी शासकों ने साम्राज्य के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इस पंजाब और पाटलिपुत्र पर भी उनके आक्रमण हुए। कलिंग के शासक खारवेल ने भी संभवतः पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में मगध पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र ने परिस्थिति पर नियंत्रण किया। संभवतः उसने जालंधर और सियालकोट तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। उसने यवनों के आक्रमण को विफल बनाया और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार किया और बुद्धों के प्रति उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। उसने बड़ी संख्या में बुद्ध भिक्षुओं की हत्या और उनके अस्फुटों और विहारों का विनाश किया। शुंग वंश के काल में ही संभवतः डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ। 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश का अंत हुआ, जब अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वासुदेव ने कण्व वंश का नींव रखी। कण्व वंश के अंतिम शासक को आंध्र सत्तावाहनों ने अपदस्थ कर दिया। इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती कि आंध्रों का मगध पर शासक रहा था या नहीं। कुछ समय बाद प्रथम शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र में कुषाणों का अभियान हुआ।
कुषाण शासक कनिष्क द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए जाने और यहाँ के प्रसिद्ध बुद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने दरबार में प्रश्रय देने की चर्चा मिलती है। कुषाणकालीन अवशेष भी बिहार में अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर संभवतः वैशाली के लिच्छवियों का नियंत्रण रहा। कुछ इतिहासकार इसके विपरीत यह मानते हैं कि मगध पर शक कुरंडों का नियंत्रण हो गया। इस काल का इतिहासकार अस्पष्ट है। गुप्तकालीन बिहार। अब देखेंगे गुप्तकालीन बिहार में क्या था। बिहार के गौरव का पुनरुद्धार गुप्त वंश के अधीन 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। गुप्त शासकों का उदय आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में संभवतः हुआ था। यह इस क्षेत्र में संभवतः कुषाणों के अधीनस्थ सीमांतों के रूप में सत्तारूढ़ रहे थे। इनमें एक चंद्रगुप्त ने एक लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इस कारण उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई और बिहार के क्षेत्र पर उसका नियंत्रण बना। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसी ने गुप्त सामंत का भी इसी समय प्रचलन किया। उसी के संस्थ गुप्त वंश के साम्राज्यवादी इतिहास का आरंभ होता है और 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी में शासक बना। वह एक महान विजेता था जिसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार लगभग समस्त उपमहाद्वीपों में किया। उसके इन अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशासित में मिलती है। सर्वप्रथम उसने गंगा यमुना दुआब क्षेत्र के शासकों को पराजित कर उसके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तत्पश्चात उसने पंजाब, असम, नेपाल और बंगाल में आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित की। फिर उसने विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित आंटविक राज्यों की विजयपुरी की। उसका अगला अभियान दक्षिण पथ के क्षेत्र में हुआ। पूर्वी सागर तट के किनारे यात्रा करते हुए उसने तमिलनाडु के क्षेत्र तक फैले लगभग 12 राज्यों को पराजित कर उन पर अपनी संत प्रभुता आरोपित की। अंततः उसने शक के कुषाण शासकों को पराजित किया जो पश्चिमी और पश्चिमोत्तर भारत में सत्तारूढ़ थे। उसके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र और पश्चिमी मालवा के समृद्ध क्षेत्रों को जीतकर गुप्त साम्राज्य में मिलाया। उसने पश्चिमी दक्कन के वाकाटक शासकों से वैवाहिक संबंध द्वारा भी अपनी स्थिति सुदृढ़ की। अपनी पुत्री प्रभा देवी का विवाह उसने वाकाटक वंश में किया। शकों पर भी अंकुश बनाए रखने के लिए वह सफल रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 से 412 ईस्वी गुप्त साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का काल रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र से हुनों के आक्रमण हुए। स्कंदगुप्त के शासनकाल 456 से 76 ईस्वी में तक हुनों के आक्रमण नियंत्रण रहे, मगर तत्पश्चात हुनों द्वारा गुप्त साम्राज्य के क्षेत्रों पर अधिकार किया जाने लगा। बुद्धगुप्त के शासनकाल
776 से 96 ईस्वी के अंत तक साम्राज्य विखंडित हो गया। 485 ईस्वी तक हुन मध्य भारत तक फैल गया। बाद में हुन शासक मिहिरकुल ने भी पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर नरसिंहगुप्त बालादित्य को पराजित कर बंगाल तक खदेड़ दिया। इसी काल में मालवा के शासक यशोवर्मन ने हुनों से संघर्ष किया और गुप्त शासकों की सत्ता को भी चुनौती दी। अन्य क्षेत्रों में भी अधीनस्थ शासक और सामंत स्वतंत्र सत्ता ग्रहण करने लगे। 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक मगध के क्षेत्र पर परवर्ती गुप्त वंश का अधिकार हो गया था, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर मोखरी वंश की सत्ता स्थापित हो गई थी। बंगाल में स्थानीय शासक सत्ता ग्रहण करने में सफल हुए। मौर्य साम्राज्य के पतनोपरांत लगभग 5 शताब्दियों के अंतराल पर गुप्त शासकों ने पहली बार भारत में एक विशाल साम्राज्य का पुनर्गठन किया, मगर उनका साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की भांति केंद्रीयकृत नहीं था। इसमें अधीनस्थ शासकों और सामंतों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यह वर्ग अत्यधिक शक्तिशाली भी था, इसीलिए केंद्रीय प्रशासन की दुर्बलता प्रकट होते ही इन अधीनस्थ शासकों और सामंतों ने गुप्त वंश की सत्ता को चुनौती दी और अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर लिया। साम्राज्य ने सैन्य बल की कमजोरी और आर्थिक संकट की समस्याओं ने भी पतन की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान किया। गुप्त साम्राज्य के काल को विद्या, कला और संस्कृति जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धियों का काल माना जाता है। राजनीतिक शांति और सुदृढ़ता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मगर यह विचार अतिशयोक्तिपूर्ण कला और संस्कृति क्षेत्र में इस काल में प्रगति आवश्यक हुई, मगर इसका प्रभाव सीमित था। इस काल के विख्यात विद्वानों में बरहामिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गणित, खगोल शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में इनकी देन अविस्मरणीय है। गुप्त काल में ही नालंदा महाविहार की स्थापना हुई। इसका संस्थापक कुमारगुप्त 414 ईस्वी से 455 ईस्वी था। कालांतर में यह विद्या का प्रमुख केंद्र बना, जहां बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी भी आते थे। गुप्त काल में संस्कृत भाषा की अत्यधिक प्रगति हुई। हिंदू धर्म में भागवत परंपरा का उल्लेखनीय विकास हुआ और हिंदू धर्म का जो वर्तमान रूप हम देखते हैं वह इसी काल में विकसित हुआ। कला के क्षेत्र में बिहार के संदर्भ में इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां में बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार के अवशेष महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। उसने 405 से 411 ईस्वी के बीच भारत का भ्रमण किया और वह बिहार के क्षेत्र में भी आया और 3 सालों तक पाटलिपुत्र में रहा। इस नगर के गौरव का उसने उल्लेख किया है। मगध के परवर्ती गुप्त शासक 6ठी शताब्दी ईस्वी में बिहार के कुछ भागों में परावर्ती गुप्त शासकों के शासन की जानकारी कुछ अभिलेखों से मिलती है, जिनकी प्राप्ति
गया और शाहाबाद जिलों के क्षेत्र में हुई। इस वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि उसका संबंध महान गुप्त शासकों से था। इस वंश के एक शासक कुमारगुप्त तृतीय द्वारा प्रयाग तक सत्ता विस्तार करने का और मोखरी शासक को पराजित करने का संबंध जानकारी मिलती है, और उसके उत्तराधिकारी दामोदर गुप्त को मोखरी शासक ने पराजित कर मगध के अधिकांश भाग को हस्तगत कर लिया। इसी बीच गौर बंगाल के शासक शशांक के अभियान भी इस क्षेत्र में हुए। शशांक एक क्रूर और धर्मांध शासक था, जिसने बुद्धों के धार्मिक स्थलों को बुरी तरह नष्ट किया और बुद्ध गया में महाबोधि वृक्ष को भी क्षति पहुंचाई। दामोदर गुप्त के पुत्र देवगुप्त ने शशांक से गठबंधन कर कन्नौज के मोखरी शासक गृहबर्मन के विरुद्ध कार्रवाई की। शशांक ने गृहबर्मन का वध भी कर दिया। इसके प्रतिशोध में राजवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया। गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के शासनकाल के पूर्व तक बिहार के क्षेत्र का इतिहास नितांत संघर्ष का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसने मगध के परवर्ती गुप्त शासक, कन्नौज के मोखरी शासक और बंगाल के गौर शासक भाग लेते रहे। 7वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में जब हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में साम्राज्य विस्तार किया, तो बिहार के कुछ भाग उसके नियंत्रण में आए। उसने परवर्ती गुप्त शासकों में माधवगुप्त को मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया, ताकि शशांक द्वारा किसी आक्रामक कार्रवाई का निदान आसानी से कर सके। हर्ष की मृत्यु उपरांत बिहार में पुनः अराजकता फैल गई। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण किया। संभवतः कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता भी बिहार के कुछ भागों में स्थापित हो गई। इसका अंत माधवगुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने किया। उसने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण की और राजसी उपाधियां धारण की और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसका राज मगध, उत्तर एवं पूर्वी बिहार, जैसे मुंगेर तथा भागलपुर के क्षेत्र पर विस्तृत था। संभवतः पूर्वी कन्नौज और बंगाल पर भी उसका नियंत्रण था। उसकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद इस वंश का पतन हो गया। अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था। 725 ईस्वी के लगभग कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने उसका वध कर इस वंश का अंत कर दिया। इस समय तक पाटलिपुत्र का गौरव भी नष्ट हो चुका था। हर्षकालीन चीनी यात्री युआन चुआन 635 ईस्वी के समीप जब इस क्षेत्र में आया तो पाटलिपुत्र का नगर ध्वस्त हो चुका था। इस प्रकार हमने देखा है अभी तक मौर्य साम्राज्य देख चुके हैं आज की इस वीडियो में। आज के लिए इतना ही देखेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। अब पूर्वी मध्यकालीन बिहार देखेंगे। अभी तक प्राचीन बिहार देख चुके हैं, मौर्य का उत्कर्ष देख चुके हैं, मौर्य साम्राज्य देख चुके हैं, वो सब ऐतिहासिक संप्रदाय देख चुके हैं। अब अगला पार्ट में देखेंगे मध्यकालीन भारत। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके आप बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। गुप्तकालीन बिहार भी देख चुके हैं, मौर्य कालीन भी देख चुके हैं। मौर्य साम्राज्य भी आज का मेन टॉपिक था आज का, मौर्य साम्राज्य, गुप्त बिहार।
गुप्त बिहार, मगध का परवर्ती गुप्त शासक 6ठी शताब्दी। अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग पूर्वी मध्यकालीन भारत बिहार, जिसमें पालकालीन बिहार के बारे में जानकारी मिलेगी। आज तक यही वीडियो रह गया। अब कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो लग रहा है। ये बहुत ही इम्तियाज़ अहमद की बिहार के लिए कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बिहार एक परिचय, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम के लिए बिहार में, इम्तियाज़ अहमद के। आज के लिए इतना ही, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा वीडियो।